इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी वक्फ बिल को लेकर हंगामा हुआ। भाई बात इतनी बढ़ गई कि विधायकों के बीच धक्का मुक्की फिर हो गई। मार्शल बुलाकर विधायकों को बाहर किया गया। सदन के अंदर वक्फ बिल की कॉपी फाड़ी गई। इस बीच सदन के अंदर स्पीकर को हटाने की भी मांग हुई। जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर ही बिल पर चर्चा नहीं होने दे रहे, इसलिए स्पीकर को हटाना ही एकमात्र रास्ता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सफाई में कह रहा है कि वो भी बिल के खिलाफ है, लेकिन मामला कोर्ट में, इसलिए विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। सिर्फ विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उमर अब्दुल्ला विपक्ष के निशाने पर है। कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ उनकी ट्यूलिप गार्डन की घूमने की तस्वीरें विवादों से भर गई। आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं। शाह और उमर की मुलाकात में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस तस्वीर को देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने माथा पीट लिया कि यहां हम वक्फ बिल पर माहौल बना रहे हैं और वहां उमर अब्दुल्ला ना विधानसभा में चर्चा होने दे रहे हैं, ना ही मोदी सरकार के मंत्रियों से दूरी बना रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं को तो यही लग रहा है कि जैसे हाल ही में पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे से सीएम स्टालिन ने दूरी बना ली थी, वैसे ही उमर अब्दुल्ला को भी करना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वक्फ संशोधन कानून पर इंडी गठबंधन के लिए एक और बुरी खबर आ गई। इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली हुई है। अर्जियां डालने वाले सभी नेता चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अर्जेंट सुनवाई कर ले, लेकिन खबर यह आ रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती। इन अर्जियों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो विचार करके फैसला लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल की तारीख दिख रही है। यानी जितनी हड़बड़ी में विपक्ष है उतनी हड़बड़ी में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वक्फ बिल पर तुरंत सुनवाई होने के आसार नहीं दिख रहे। अब सुनवाई होगी तो अगले हफ्ते। इस बीच यह भी खबर है कि वक्फ कानून के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट में पहली अर्जी दाखिल कर दी गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य की तरफ से अर्जी डालकर वक्फ कानून को सही बताया गया। यानी वक्फ के नाम पर विपक्ष की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। भाई इसमें अलग अलग लेवल की एंट्री हो रही है। अब इस लड़ाई में मुगलों के वंशज कूद पड़े। वक्फ कानून के विरोध करने वालों में एक नया नाम जुड़ गया है। यह नाम है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी का, जो खुद को प्रिंस तुसी कहलवाना पसंद करते हैं और कई बार तैमूर भी कहते हैं। खुद मुगलों की जायदाद पर अपना हक जताते हैं। प्रिंस तुसी ने वक्फ बिल पर सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया। प्रिंस तुसी का कहना है कि वो वक्फ की लड़ाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगे, मतलब यहां नहीं, सीधा आईसीजे लेके चले जाएंगे। मुगलों के स्वघोषित वंशज प्रिंस तुसी को एक बार सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। भाई आप भी सोच रहे होंगे कि ये प्रिंस तुसी कौन है जो पीएम मोदी को ललकार रहे हैं। इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले जरा इनकी धमकी भरी लैंग्वेज देखिए। वो तैमूर के जलवे जलाल की कसम खा रहा है, कह रहा है कि मोदी की लड़ाई तैमूर के साथ है। वक्फ कानून बनाकर मोदी ने तैमूर के खून को ललकारा है। बाबर ने 12,000 फौज के साथ हिंदुस्तान फतह किया। मतलब इन भाई साहब को कॉन्फिडेंस चेक कीजिए। भाई पीएम मोदी को ऐसे ललकार रहे हैं जैसे वाकई में ये कोई मुगल बादशाह हो। दरअसल ये पूरी कहानी हैदराबाद में रहने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी, खुद को मुगल राजकुमार बताने वाले, खुद को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की 6ठी पीढ़ी का वंशज बताते हैं। कपड़े भी मुगल बादशाहों जैसे पहनते हैं और शहजादों की तरह पहनते हैं। दावा करते हैं कि हैदराबाद की कोर्ट ने उनकी डीएनए रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मुगल प्रिंस का तमगा दिया। लेकिन अफसोस कि इतने बड़े मुगल राजकुमार के बारे में नेताओं को कुछ पता ही नहीं। सुनिए अबू आजमी को, जो कह रहे हैं कि प्रिंस तुसी के बारे में तो हमने तो नहीं सुना कभी। नहीं, मैंने पहचानता कौन है ये, लेकिन वक्फ के खिलाफ जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनको कोर्ट जाना चाहिए, मगर इनके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है, कौन है क्या मैं नहीं जानता।
लेकिन तो कह रहे हैं सर पूरे देश के 20 करोड़ जो मुसलमान हैं वो अच्छे से इनको जानते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, इसलिए मोदी जी और शाह को ये चुनौती दे रहे हैं। नहीं, हम फॉलो करते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, हम फॉलो करते हैं जमात उलमा हिंद को, हम फॉलो करते हैं जमात इस्लामी को, हम फॉलो करते हैं रजा अकेडमी को। ये लोग जो काम कर रहे हैं उनको फॉलो करते हैं, मैं इनको फॉलो नहीं करता, मैं जानता भी नहीं इनको। मतलब जिस व्यक्ति को कोई पहचानता भी नहीं वो मुगलों का वारिस बनकर घूम रहा है और दावा कर रहा है कि देश का 20 करोड़ मुसलमान उसके पीछे खड़ा है। ये लेवल पे चल रहा है विरोध प्रदर्शन। इंडी गठबंधन का अंदरूनी झगड़ा सिर्फ वक्फ तक सीमित नहीं बल्कि रायता दूर दूर तक फैलता जा रहा है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी हुई है, बीजेपी वहां आक्रामक हो गई है और इस बीच राहुल गांधी ने भी ममता सरकार पर नया बम फोड़ दिया। राहुल गांधी ने बंगाल में शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख दी। राहुल गांधी चाहते हैं कि बंगाल के इस मामले में खुद राष्ट्रपति दखल दे। राहुल गांधी चाहते हैं कि जिन टीचर्स का चयन उनकी योग्यता के आधार पर हुआ था उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति सरकार से इस मामले में दखल देने की उम्मीद है और वो जरूरी कदम उठाए। राहुल गांधी ने यह लेटर ऐसे वक्त में लिखा है जब कल ही ममता बनर्जी ने इस मामले में कुछ टीचर से मुलाकात कर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। लेकिन राहुल गांधी बंगाल के इस मामले को सीधे राष्ट्रपति के पास ले गए और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में जो कांड हुआ है उस पर अब मोदी सरकार दखल दे। ऐसा करके राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की ही मुश्किलें बढ़ा दी। ममता सरकार पहले ही इस मामले में फंसी हुई है। ममता बनर्जी गाये बगाए कह दे रही है कि हो सकता है मैं जेल चली जाऊं और राहुल गांधी जो है वो इस मामले के पर्दे और ज्यादा खोल रहे हैं। हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद इंडी गठबंधन में सवाल उठाने वालों में ममता बनर्जी सबसे आगे थी और अब राहुल गांधी ममता बनर्जी से शायद अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन में भयंकर लाठी डंडे चल रहे ऐसी स्थिति, एक दूसरे की पोलें खोली जा रही। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन में जुटे हुए। पीएम मोदी का मिशन है भारत को विकसित भारत बनाना और इसके लिए कई योजनाओं पे काम चल रहा है। ऐसी एक योजना है पीएम मुद्रा योजना, जिसके तहत देश के युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिया जाता है जिससे वो अपना काम शुरू कर सके। पीएम मोदी योजना के 10 साल पूरे होने पर इस मौके पर मुद्रा योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करते दिखे। भाई अक्सर कहा जाता है कि वो तो 2-4 बिजनेसमैन को ही मदद करते हैं, लेकिन आज देश ने देखा कि बीते 10 साल कैसे पिछड़े और गरीबों को लोन देकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनके लिए जमीन तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी के घर पर आए इन लाभार्थियों ने मुद्रा योजना की कामयाबी की कहानी खुद बताई। मुद्रा योजना से युवाओं की जिंदगी बदल रही है। भाई कोई 21 साल का है, कोई 23 साल का है और इतनी छोटी उम्र में ये सभी भारत की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन रहे हैं। मुद्रा योजना की वजह से भारत की इकोनॉमी पर पॉजिटिव असर पड़ रहा है। इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूम रहा है और यह सब हो रहा है उस विजन की वजह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 10 साल पहले देखना शुरू किया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जो सिलसिला शुरू किया था वही प्रधानमंत्री बनने के बाद जारी रखा। मुद्रा योजना के पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में आगे बताऊंगा। पहले यह देखिए कि मुद्रा योजना कितनी बड़ी है और इसका असर देश पर कितना गहरा पड़ा है। कुछ आंकड़ों से आपको बताता हूं। अब तक 50 करोड़ गारंटी मुक्त लोन बांट दिए गए जिसमें कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती। मतलब अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 सेकंड भी नहीं, हर आधे सेकंड में एक लोन दिया गया। हर दिन 900 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया और अब तक 33 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन दिया गया है, जो अमेजॉन इंडिया की इनकम से 150 गुना ज्यादा है, जो दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड कतर की जीडीपी से ज्यादा है। इतना तो लोन बांट दिया गया गरीबों। यानी मुद्रा योजना ने देश के युवाओं को अपना काम खुद करने के लिए प्रेरित किया। मुद्रा योजना की वजह से लाखों भारतीय रोजगार पाने और रोजगार देने की पोजीशन में आए। यह है पीएम मोदी की योजना का कमाल। जिस मोदी सरकार को अमीरों की सरकार विपक्ष बताता है, उसी मोदी सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपया देश के आम लोगों को लोन के तौर पर दिया और उसमें भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सुनिए पीएम मोदी आज इस पर क्या कह रहे थे कि लोग वहां पर जो थे वो सब ठाके लगाने लगे। 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं।
और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। मुद्रा योजना के लाभार्थियों ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि कैसे उनकी जिंदगी इस योजना ने बदल दी। जैसे भोपाल के एक युवा ने मुद्रा योजना से लोन लेकर अपना काम शुरू किया, फिर अपना काम शुरू करने के बाद कुछ ही सालों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कभी दूसरों की नौकरी करने वाला आदमी आज अपना खुद का मालिक है और दूसरों को रोजगार दे रहा है। सुनिए उसने क्या बताया। चूंकि पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। मुद्रा योजना ये कोई मोदी की वाहवाही के लिए नहीं है,